एक बीमार बूढ़ी माँ को बहू ने जोरदार थप्पड़ मारकर भेजा वृद्धा आश्रम। तब माँ ने सिखाया ऐसा सबक कि बेटे बहू के होश उड़ गए। मन में उदासी, आंखों में पानी और जिंदगी में खालीपन सा लिए वृद्धा आश्रम के कमरे में सविता जी बैठी हुई थी। आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। अभी 1 महीने पहले ही वो वृद्धा आश्रम में आई हैं। वृद्धा आश्रम में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। सब कुछ की सुविधा होते हुए भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अपने परिवार की उनको बहुत याद आ रही है। उनके परिवार में बेटा, बहू और उनकी एक पोती है। सबसे ज्यादा याद उनकी 4 साल की पोती रूही की आ रही है। सविता जी सोचने लगती है कि किस हालात में वृद्धा आश्रम के लोगों को वो मिली थी। उस दिन को याद कर सोचने लगती है कि जरा सी तो बात थी। उस बात पर बेटे बहू ने घर में इतना कलेश कर दिया था। सविता जी उस दिन को याद करने लगती है। बेटा ऑफिस से घर आता है तो सविता जी बेटे रोहन से बोलती हैं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटा, मुझे कमजोरी लग रही है और चक्कर से आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा कुछ बोलता उससे पहले ही बहू गुस्से में बोली कि आपकी तो हमेशा ही तबीयत ही खराब रहती है, जब देखो बहाने मारती रहती हो। खाने के टाइम तो तबीयत खराब नहीं रहती, दिन भर बस खाना ही रहता है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इतना खर्चा है, घर का राशन, रूही की पढ़ाई का और आपकी दवाइयों का, कहाँ से आएगा इतना? हम अपने खर्चे में से काट काट के कर रहे हैं। आपको तो कुछ करना धरना है नहीं, बैठे बैठे बस तबीयत खराब है डॉक्टर के पास चलो। अरे डॉक्टर क्या फ्री में देखता है? रोज रोज आपको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही इतना टाइम। तो जाकर चुपचाप कमरे में बैठो। सबिता जी बेचारी क्या करती, कुछ बोल ही नहीं पाई। बहू की बातों का बुरा तो बहुत लगा उन्हें। चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी कि कितने खुश थे उनके पति सोहन लाल जी और सबिता जी जब बेटे रोहन का जन्म हुआ था। मोहल्ले भर में मिठाइयां बांटी थी उन्होंने। दोनों ने मिलकर रोहन की अच्छे से परवरिश की। बेटा बड़ा हुआ तो शादी के लिए लड़कियों की फोटो आने लगी। कई फोटो देखने के बाद बहू रागिनी को पसंद किया था। कितने खुश थे बेटे की शादी में। सबिता जी के तो पैर जमीन पर ही नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि बेटे की शादी में बहू के साथ एक बेटी भी मिल जाएगी। खूब धूमधाम से बेटे की शादी करवाई। रागिनी बहू बनकर जब घर आई तो सबिता जी उसे बहुत प्यार से रख रही थी। कोई काम तक नहीं करने देती थी, खुद ही सारा काम करती थी। सोहन लाल जी कहते भी थे कि अब बहू आ गई है तो बहू से काम करवाओ, अब तुम आराम करो। लेकिन सबिता जी का कहना था कि बाद में तो सारा काम बहू को ही करना है, पर जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक वो आराम से रहेगी, कोई काम नहीं करेगी। सोहन लाल जी भी सबिता जी की बात सुनकर चुप हो जाते थे। सोहन लाल जी सरकारी कर्मचारी थे, सैलरी अच्छी खासी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। रोहन की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि सोहन लाल जी चल बसे। सबिता जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। सोहन लाल जी ने पेंशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन किसी वजह से बात नहीं बनी। उनके जाने के बाद सारा खर्चे का भार बेटे पर आ गया। तभी से बेटे बहू का रवैया चेंज हो गया। बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। सबिता जी पुरानी बातों को याद कर ही रही थी कि तभी उनकी पोती रूही आई और बोली कि दादी, मम्मी, पापा और मैं मूवी देखने जा रहे हैं और खाना भी बाहर से ही खा कर आएंगे। मम्मी ने बोला है कि सुबह की 2 रोटी पड़ी है किचन में, आप खा लेना अचार से। सबिता जी सोचने लगी कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है तो इनके पास ना तो पैसे हैं और ना ही समय, और अपने मूवी देखने के लिए पैसा भी है और समय भी। रात के 12 बजे जब पानी पीने के लिए उठी और कमरे से बाहर निकली तो देखा कि बहू और बेटा एक दूसरे का हाथ पकड़े चले आ रहे हैं। रूही सो गई थी। रोहन ने गोदी में उठा रखा था उसे। सबिता जी अपने बेटे रोहन से बोली कि बेटा, तुम्हारे पास 4 घंटे की फिल्म देखने के लिए समय और पैसा है, और अपनी बूढ़ी माँ को डॉक्टर को दिखाने के लिए ना तो समय है और ना ही पैसा। ये सुनते ही रोहन अभी कुछ बोलता उससे पहले ही बहू रागिनी गुस्से में अपनी सास सबिता जी के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दी और बोली कि ए बुढ़िया, तुझे खाने को मिल रहा है, फ्री में इतना कम है क्या? तू हमारे खर्चे का और हमारे टाइम का हिसाब पूछेगी? खुद बोझ है तू हमारे ऊपर, कुछ काम धाम है नहीं, बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़नी है।
शुक्र मना कि तुझे अपने साथ रखा है, वरना धक्के मारकर निकाल दिया तो दर दर की ठोकरें खाएगी। सबिता जी का तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उन्हें कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। रोहन बिल्कुल चुप था, एक शब्द भी रागिनी को कुछ नहीं बोला। सबिता जी अपने गाल पर हाथ रखे धीरे धीरे अपने रूम तक चली गई। रूम में जाके दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इधर रोहन और रागिनी अपने कमरे में जाकर सो गए। सबिता जी की आंखों से आंसू अब सूख चुके थे। वह बिस्तर पर लेटे लेटे कमरे की छत को देखे जा रही थी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि रोहन ने कुछ भी नहीं बोला रागिनी को। आज पहली बार हुआ है कि रागिनी ने हाथ उठाया है। हो सकता है कल भी किसी बात पर हाथ उठाए। क्या पता कहीं इसकी आदत ही ना बन जाए। यही सब सोचते सोचते सबिता जी ने एक निर्णय पर पहुंची। सुबह होने से पहले ही सबिता जी उठी और एक बैग में अपने कुछ कपड़े और पति की एक तस्वीर और कुछ जरूरी पेपर्स रखकर घर से बाहर निकल गई। जाना कहाँ था उन्हें खुद नहीं पता। चलते चलते काफी टाइम हो गया था। कमजोरी तो थी ही, चक्कर खाकर रास्ते में गिर पड़ी। वहीं कुछ दूरी पर कुछ लोग खड़े थे। वो लोग दौड़कर आए और सबिता जी को उठाया। सबिता जी बेहोश हो चुकी थी। किस्मत जाने कहाँ से कहाँ लेकर जाने वाली थी। वो लोग एक वृद्धा आश्रम वाले थे। सबिता जी को भी लेकर अपने साथ वृद्धा आश्रम आ गए। उनका इलाज करवाया, तब से वो यहीं पर है। वृद्धा आश्रम के मैनेजर जो थे वो सोहन लाल जी के जानने वाले थे। उन्होंने सबिता जी से सारी बातें पूछी और उनको वहीं रहने का बोले। सबिता जी से कुछ पेपर भी मांग कर ले गए। उनके बेटे बहू को तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने सबिता जी को ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है कि उनको ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा फोन है। अगर वो ढूंढना चाहते तो एक फोन तो कर ही सकते थे, लेकिन फोन तक नहीं किया। इसी उधेड़ बुन में लगी थी कि तभी वृद्धा आश्रम का मैनेजर आया और उनको एक लेटर दिया। सबिता जी सोचने लगी कि मुझे कौन चिट्ठी भेजेगा। चिट्ठी खोलकर देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दरअसल सोहन लाल जी के पेंशन के पेपर्स थे। उनकी पेंशन पास हो गई थी। अब सबिता जी के पास पैसे भी थे, जिससे कि वो वृद्धा आश्रम के लोगों पे खर्च करती थी। इधर रोहन अपनी नौकरी में घूस लेते हुए पकड़ा गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बदनामी हुई सो अलग। बदनामी हो गई तो कहीं दूसरी जगह काम भी नहीं मिल रहा था। खर्चा चलाना भी अब मुश्किल हो गया था। अब उनके पास समय तो बहुत था, पर पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके उनको खबर मिल ही गई कि सबिता जी वृद्धा आश्रम में है और उनका पेंशन पास हो गया है। रोहन और रागिनी दौरे दौरे से वृद्धा आश्रम आते हैं और सविता जी से बोलते हैं कि माँ अब अपने घर चलो, बहुत रह लिया वृद्धा आश्रम, अब अपने बेटे बहू के घर चलो। आपको रूही बहुत याद करती है और हमें भी तो आपकी याद आती है। बेटे बहू की बात सुनकर सबिता जी कुछ नहीं बोलती। फिर रोहन बोलता है कि माँ मेरी नौकरी चली गई है, रखे हुए सारे पैसे भी खर्च हो गए, खाने तक को पैसे नहीं है हमारे पास। तुम घर चलो माँ, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती आपके पेंशन से खाने का खर्चा चल जाएगा। पेंशन के पैसे आप अनजान लोगों पर खर्च करती हो और आपके बेटा बहू के पास खाने तक को नहीं है। सबिता जी सब बातें समझ जाती और बोलती है कि कौन बेटा बहू और किसके बेटा बहू, मैं नहीं जानती तुम लोगों को। कौन हो तुम लोग? मेरा ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई बहू। और जिन्हें तुम अनजान कह रहे हो ना, वो मेरे अपने हैं, जिन्होंने मेरी मुसीबत में मेरा साथ दिया। अब तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकलवाऊंगी। आइंदा यहाँ आने की भी कोशिश मत करना। रोहन और रागिनी अपना समूह लेकर लौट आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।